नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। यार दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में मॉक टेस्ट नंबर 21 कंप्लीट किए थे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे मॉक टेस्ट नंबर 22 की ओर, है ना। यानी आज हम लोग का मॉक टेस्ट नंबर कितना है मैथ रीजनिंग का? 22 नंबर। शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या पहला से। क्या कहता है सुनिए। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएं जो 4, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित है। वह संख्या क्या है? यानी 6 अंकों वाली वैसी सबसे छोटी संख्या क्या है जो 4 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, 16 से भी डिविजिबल है। नहीं, अब देखिए, ध्यान दीजिएगा आराम से। देखो, 4, 8, 12 और 16 सबसे कटने का मतलब इसके लसा से कटना चाहिए। अच्छा, इन सारे संख्या के एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। नहीं, अच्छा, सबसे कटने का मतलब दो या दो से अधिक संख्या से कटने का मतलब ही होता है कि उन सारी संख्याओं के एलसीएम से कटना चाहिए। एलसीएम देखिए ना, एलसीएम निकालना नहीं है बच्चा जैसा, खाली समझना। एलसीएम का मतलब क्या होता है? सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या, है ना। देखिए, सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या 16 तो नहीं कटेगा, 32 में नहीं कटेगा, 48। यानी चारों संख्या का एलसीएम कितना हो गया? 48। तो यह 6 अंकों की वैसी सबसे छोटी संख्या बताना था जो सबसे पूर्णता विभक्त है। सबसे पूर्णता विभक्त मतलब 48 से पूर्णता विभक्त है। चलिए, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का बात कर लिया जाए। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 पर 5 गो 0, 48 से डिवाइड कर लीजिए। अच्छा, 48 से कितना बार में लग जाएगा? 2 बार में। 48 दूना कितना हो गया आपका? 96। नहीं, अच्छा, 4 0, यहां पर 0, फिर एगो 0 लगा दीजिए, है ना। अब देखो कितना बार में लग जाएगा आपका, है ना। 8 बार में लग जाएगा। 9 बार में तो नहीं लगने वाला, 8 बार में लगेगा, है ना। तो 8 बार में लगा लीजिए, है ना। देखो, 8 बार में लगा लो, है ना। तो 8 बार में लगाओगे तो यह हो जाएगा आपका 8 8 कितना? 64। बच जाएगा कितना? 6। 32 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 38। नहीं, 32 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 38, है ना। अब देखिए, यहाँ कितना बच गया आपके पास? तो यहाँ बच गया आपके पास 1 6, क्या हो गया आपका? 0। नहीं, 1 6 0। अब देखिए, लगा दीजिए कितना बार में? 3 बार में लग जाएगा, है ना। तो यह हो जाएगा आपका 100, कितना हो जाएगा आपका? 44। नहीं, 144। रिमाइंडर कितना बच गया आपका? 16। अब देखो, बात जो है वह छोटी से छोटी संख्या का है। अच्छा, छोटी से छोटी संख्या के प्रश्न में काम कैसा करते हैं? जोड़ने वाला। बड़ी से बड़ी वाला में घटाने वाला। घटाना होता है शेष घटाते हैं, जोड़ना होता है भाजक माइनस में शेष। अच्छा, जोड़ने वाला काम करेंगे, जोड़ करके उत्तर करना होगा आपको, है ना। चलिए, जोड़ करके उत्तर करना, जोड़ेंगे तो भाजक माइनस में शेष। 48 माइनस में 16, है ना। 48 माइनस में 16 यानी 32 जुटेगा। यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा 1,000,032, है ना। यही तो है, यही है। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ए नंबर। 1,32,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1,32,000, है ना। तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं था, बहुत आसान सा सवाल था, है ना। सबसे कटने का मतलब है कि दिए गए संख्याओं के लसा से कटना चाहिए। एलसीएम 48 हो गया। बात छोटी से छोटी संख्या का है ना। 6 अंकों का, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1 पर 5 को 0 हमने भाग लगाया, है ना। रिमाइंडर आपको मिल गया 16। छोटी से छोटी संख्या के प्रश्न में जो है काम जोड़ने वाला, जब जोड़ना होता है तो भाजक माइनस शेष जोड़ते हैं। 48 माइनस में 16 यानी 32 जोड़ लेंगे। चलिए, अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कहता है परीक्षा में विज्ञान में 47% सफल रहे, यानी पास हुआ। नहीं, विज्ञान का बात किया है। विज्ञान में 47% सफल रहा, गणित में 51% असफल रहा। यदि 42% दोनों में असफल रहा तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत सफल रहे? अब प्रश्न किसको लेके बनाए? तो इंटरसेक्शन पार्ट जो कहेगा प्रश्न उसी को लेके चलेंगे। इंटरसेक्शन पार्ट में अगर फेल का चर्चा है तो प्रश्न फेल को लेके बनाओ, पास का चर्चा है तो प्रश्न पास को लेके बनाओ। तो दोनों विषय में क्या दिया है? असफल यानी फेल। यानी प्रश्न किसको लेके बनाएंगे? तो प्रश्न जो है से कि फेल को लेके बनाएंगे। किसको लेके बनाएंगे? फेल को। दोनों में 42% फेल किया है। चलिए, दो विषय का चर्चा है, दोनों में कितना? और वह विषय कौन कौन है? एक हो गया साइंस और दूसरा हो गया मैथमेटिक्स। अच्छा, दोनों में कितना प्रतिशत फेल हुआ? तो दोनों में 42% फेल हुआ है। नहीं, अब आगे सुनिए,
47 या फेल को लेके बना रहे हैं, क्योंकि दोनों इंटरसेक्शन पार्ट जो कहेगा वही काम कीजिए, बहुत आसान हो जाएगा प्रश्न। फिर 47% विज्ञान में पास किया तो फेल कितना करेगा, 100 माइनस में 47, यानी कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 53%। मैथमेटिक्स में 51% फेल हुआ, यह तो क्लियर है, 51% फेल ही दे रखा है। चलिए अब पार्टिकुलर निकाल लीजिए, केवल विज्ञान में कितना फेल किया, तो पूरा विज्ञान में 53 और दोनों में 42, तो 53 में से 42 चला गया, कितना हो जाएगा आपका 11। केवल मैथमेटिक्स में कितना फेल किया, 51 माइनस में 42, कितना हो जाएगा आपका 9। अब आपसे क्या कहता है, तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र जो है वह सफल हुए, यानी सफल का प्रतिशत आपको बताना है। तो देखिए पूरा का प्रतिशत का मतलब कितना, 100। अब पूरा में से जो है कि फेल वाला घटा लीजिए, जो बचेगा पास वाला हो जाएगा, तो फेल वाला घटाओ, 11 है ना, प्लस में केवल साइंस में 11, दोनों में 42, और केवल मैथमेटिक्स में कितना हो गया आपका 9, है ना, केवल मैथमेटिक्स में कितना हो गया 9। अब देख लीजिए, तो 11 9 20 और 42 कितना हो गया 62, 100 में से 62 चला जाएगा, यानी आपका सफल का जो पास का प्रतिशत हो जाएगा दोनों विषय में, वह कितना हो जाएगा, 38% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 38%। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, 38%, 38% आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता है एक व्यक्ति जो है 2000 रुपया साधारण ब्याज पर 2 भागों में उधार लगाया, 2000 रुपया को 2 भाग में बांटकर उधार लगाता है, एक पर 4% दर है, दूसरा पर 6% दर है, दोनों मिलाकर के दोनों भाग जो निवेश करता है उससे साल भर में 1 वर्ष में 90 रुपया ब्याज मिलता है। 6% दर पर कितनी राशि लगाई। देखिए 2 भाग में बांटकर निवेश करता है, 4% पर और 6% पर। अच्छा बताओ, एलिगेशन रूल लगाने के लिए बीच में औसत मान चाहिए, एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, मिक्सर वैल्यू चाहिए, तो औसत दर निकाल लीजिए पूरी राशि का, है ना। चलिए औसत दर निकाल लेते हैं, अब ध्यान दीजिएगा। अच्छा पूरी राशि पर जो है औसत दर निकालते हैं, पूरी राशि पर ब्याज कितना मिलता है, पूरी राशि पर जो 2 भाग में बांटकर निवेश करता है 90 रुपया ब्याज मिलता है, नहीं पूरी राशि पर, यानी 2000 पर, नहीं 90 रुपया ब्याज है किसका, 2000 का 1 साल में, नहीं 2000 का 1 साल में। चलिए 3 शून्य काट लीजिए, 9/2 यानी रेट कितना हो जाएगा, 4.5% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4.5%, यह औसत दर आ गया। अब इसका प्रयोग जो है कि बीच में कर लीजिए 4.5 का। अब देखो बड़ा वाला में छोटा वाला घटाओ, 100 में से 4.5 चला गया, यहाँ हो जाएगा आपका 1.5, और यहाँ कितना हो गया 0.5, 3 बार में काट लीजिए, दशमलव बराबर है, यानी 3:1 के अनुपात में जो है राशि को उधार लगाया जाता है। जो 2000 रुपया का राशि था व्यक्ति के पास और उसको 2 भाग में बांटकर जो उधार लगाता है वह किस रेशियो में लगाता है, 3:1 में। तो कहता है बताइए 6% दर पर वह व्यक्ति कितना राशि लगाया। अच्छा पूरा राशि कितना था व्यक्ति के पास, 2000 रुपया था, 2 भाग में बांट कर लगाता है। यूनिट को देखा जाए तो 3 1 कितना हुआ 4, तो 4 यूनिट बराबर 2000, 1 यूनिट का मान निकाल लिया गया। कहा था 6% वाला का यूनिट कितना 1, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका 500 रुपया हो जाएगा। यानी वह व्यक्ति जो है 6% दर पर कितनी राशि निवेश की है, तो 500 रुपया निवेश किया है। कितना निवेश किया है, 500 रुपया निवेश किया है मेरे भाई। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है कि बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। हाँ एक आवश्यक सूचना है, सूचना यह है कि अब जो आपका मॉक टेस्ट है इस सप्ताह में थोड़ा हमको कुछ काम पड़ जाने के कारण जो है ना, तो इस सप्ताह आपका मॉक टेस्ट अब बंद रहेगा, है ना। यानी आज बुधवार हो गया, वेडनेसडे हो गया, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 3 दिन आपका बंद होगा। संडे तो ऐसे भी बंद रहता है, 3 दिन बंद रहेगा। मंडे से वापस हम लोग आएंगे और अगले मॉक टेस्ट यानी मॉक टेस्ट नंबर 23 से आगे कंटिन्यू करेंगे। यानी 22 मॉक टेस्ट हो चुका है। तो जो लोग नए जुड़े हैं बिल्कुल आपके लिए तो सारा बेनिफिट है ना। पीछे सारा मॉक टेस्ट आपके पास पड़ा हुआ है, तो पीछे के मॉक टेस्ट का रिवीजन कीजिए। और जो चैनल लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी मौका है कि थोड़ा 3 दिन का मोहलत आपको मिल जा रहा है। ऐसा नहीं कि हम अपना फायदा सोच रहे, नहीं, हमको कुछ काम है तो हमको तो थोड़ा जाना है, इसलिए आपसे हमको छुट्टी चाहिए और 3 दिन का छुट्टी चाहिए, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। आप तब तक पीछे के मॉक टेस्ट का रिवीजन करते रहिए। जिनका और भी बैच में सब्सक्रिप्शन है, बैच को पढ़ते रहिए, बैच का रिवीजन करते रहिए, है ना। चलिए और बैच होगा, झारखंड जीके का बैच अभी चलेगा, आपका बायोलॉजी का बैच आपका चलेगा। केवल मेरा वाला बैच जो है ना, वह 3 दिनों के लिए बंद हो रहा है। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। कहता सेक ए प्लस में tan ए बराबर में 3/2 सेक ए माइनस में tan ए का मान पूछा। देखो सिंपल सा बात। अच्छा सेक और tan के बीच में रिलेशन क्या जानते हो आप, तो आप कहोगे सर जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इजकल टू कितना जानते हैं 1।
अच्छा, इसको जब ब्रेक करोगे तो क्या ब्रेक करोगे, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे सेक ए है ना, और प्लस में क्या लिखेंगे tan ए है ना, इंटू लिखेंगे सेक ए, और माइनस में क्या लिखेंगे tan ए, बराबर में कितना हो गया 1। अब देखिए यहाँ पर प्लस वाला का मान दे रखा है, तो इसका मान कितना दे रखा है 3/2 इंटू ये हो जाएगा आपका सेक ए है ना, और माइनस में क्या हो गया आपका tan ए, बराबर में कितना 1। अब हम लिखेंगे कि सेक ए है ना, और माइनस में tan ए बराबर, अब इधर पलट दीजिए जा करके, 3/2 पलट करके क्या हो जाएगा आपका, तो 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी। अब यहां पर एक लॉजिक आपको सिखा देते हैं। पूछो क्या लॉजिक सिखाओगे आप सर, लॉजिक यह सिखाएंगे चेला कि अगर सेक tan का चर्चा हो, प्लस में दिया है मान, माइनस पूछे, माइनस दे प्लस पूछे, केवल मान को पलट लेना। क्यों, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, कि अगर प्लस देगा तो ये वाला माइनस बट्टा में चला जाएगा, माइनस देगा तो ये वाला बट्टा में चला जाएगा। तो सीधा सा बात, जो रिलेशन सेक tan के बीच में वही रिलेशन कॉसेक और कॉट के बीच में। अगर कॉसेक और कॉट के बीच में भी अगर प्लस दे माइनस पूछे, माइनस दे प्लस पूछे, केवल मान को पलट लीजिए, उल्टा कर लीजिए, है ना। तो यहां भी वही बात था, सेक के प्लस में tan दिया था, माइनस में पूछा था, मान को पलट लेंगे सीधा, इतना करने की आवश्यकता ही नहीं है। 3/2 को पलट के क्या लिखेंगे 2/3। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कहता है दीवार के खिलाफ झुकी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखिए एक दीवार है, इससे झुकी हुई है ना, इससे झुकी एक सीढ़ी है ना, जो जिसका उन्नयन कोण जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कितना डिग्री है आपका 45 डिग्री है। आगे क्या कहता है, सीढ़ी का पैर जो है, यह सीढ़ी का जो निचला हिस्सा है वह दीवार से कितना दूरी पर है, तो 4√2 मीटर के डिस्टेंस पर है। बताइए सीढ़ी का लंबाई कितना है, यही तो सीढ़ी का लंबाई है, यानी बेस मालूम है, हाइपोटेनस आपको बताना है, यानी कॉस थीटा, कौन थीटा लगाओगे, बेस और कर्ण का बात है, यानी बेस और हाइपोटेनस का चर्चा, आधार और कर्ण का बात है, यानी कॉस थीटा लगाएंगे। अच्छा तो कॉस 45 कितना होता है 1/√2, यानी हाइपोटेनस बेस का √2 गुना, तो इसमें √2 से केवल गुना कर लीजिए, है ना। तो 4√2 में √2 से आप जो है सकी गुना कर लीजिए, 2 बन जाएगा, यानी 4 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 8 मीटर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सीढ़ी का जो लंबाई है वह लंबाई कितना हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा। बेस तो हमको मालूम था, हमको हाइपोटेनस बताना था, है ना। तो कॉस थीटा का प्रयोग करेंगे, कॉस 45 1/√2, यानी हाइपोटेनस जो है वह बेस का √2 गुना होगा। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है धात्विक घनाभ की बीमाएं जो हैं, घनाभ 3 डायमेंशनल फिगर, क्यूबॉइड, लेंथ ब्रेथ हाइट हुआ करता है। तीनों बीमा 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर का है। पिघलाकर एक घन में बदल दिया जाता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। देखिए घनाभ का जहां तक सवाल है, घनाभ का तीनों डायमेंशन क्या क्या है 50, 40 और कितना हो गया आपका 32, नहीं। अब देखिए ना, इसको पिघलाकर जो एक घन बनाया जाता है, यानी इसका जो आयतन होगा वह एक घन के आयतन के बराबर होगा, नहीं। चलिए तो घन का भी आयतन है, इसी को पिघलाकर घन बनाया जा रहा है। घन का आयतन है तो एक किनारा का क्यूब होता है, तो इसका क्यूब रूट निकाल लीजिए, है ना। चलिए किनारा निकल करके आ गया। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, यानी टोटल सरफेस एरिया पूछा गया। अच्छा क्या होता है 6l², है ना, यही तो है। l² कर लीजिए, 6 से गुना कर लीजिए, यही तो होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया 6l²। अब देखो कितना हो गया आपका, देख लो, तो यह हो जाएगा आपका 5 चौक 20, यह 2000, यानी कितना हो जाएगा आपका यह 64,000। 64,000 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका कितना 40, है ना। तो 40 का स्क्वायर गुना 6, यानी 1600 गुना 6, यानी कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 9600 वर्ग सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 9600 वर्ग सेंटीमीटर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9600 वर्ग सेंटीमीटर। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी इस जो है घनाभ को पिघलाकर एक घन में इसको बदला जाता है, यानी घनाभ का आयतन घन के आयतन के बराबर होगा। यह घन का आयतन है, जो किनारा का क्यूब होता है उसका क्यूब रूट निकाल लीजिए, उसके एक किनारा का लंबाई आ गया, उसका टोटल सरफेस एरिया 6l², l² करेंगे 6 से गुना करेंगे,
चलिए आगे, एक पेन का अंकित मूल्य जो है, एक पेन का मार्केट प्राइस कितना रुपया है, एक पेन का अंकित कीमत 12 है। आराम से समझिए, इस पर 15% का बट्टा दिया जाता है, इसके बाद भी एक दूसरा बट्टा दिया जाता है जिसके बाद कीमत हो जाता है 8 रुपया 16 पैसा। दूसरे बट्टा का दर पूछा जा रहा है। अब देखो पहला डिस्काउंट 15, अच्छा 12 का 15% आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 12 15 180 है ना, अब बटा 100 यानी 1 दशमलव कितना हो गया 8। अब घटा लीजिए तो यह हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा, आप घटाओगे 1.8 को ये हो जाएगा 10 दशमलव कितना 2 है ना। जबकि दूसरा डिस्काउंट के बाद कीमत कितना हो जाता 8 रुपया 16 पैसा। अच्छा दूसरा डिस्काउंट अगर देखा जाए तो कितना का, 2 रुपया कितना का 2.04 नहीं, दूसरा डिस्काउंट अगर देखिएगा, जैसे पहला डिस्काउंट के बाद कीमत 10 रुपया 20 पैसा है और दूसरा डिस्काउंट के बाद 8 रुपया 16 पैसा, यानी दूसरा डिस्काउंट जो है वह 2 रुपया 4 पैसा का है नहीं। अच्छा तो यह जो 2 रुपया 4 पैसा है वह 10.2 का कितना प्रतिशत है ना, 100 से गुना कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से दशमलव उड़ा दीजिए, ये आपका कट जाएगा कितना बार में, 20 बार में, यानी जो दूसरा डिस्काउंट है उसका प्रतिशत जो है वह कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरे बट्टा का जो दर है वह दर कितना प्रतिशत हो जाएगा, 20% हो जाएगा। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता क्या है, एक डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत बचता है उस पर अगला डिस्काउंट देना ही तो सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। काका दो संख्याओं का लसा उसके मौसा का 65 गुना, देखो एलसीएम जो है दो संख्या का एलसीएम उसके मौसा का 65 गुना है, यानी एचसीएफ का कितना गुना है, तो कहोगे सर 65 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 1650, देखिए एलसीएम और एचसीएफ का योग जो है वह 1600 कितना हो गया आपका 50। एक संख्या 125 से दूसरा संख्या का मान आपको बताने के लिए बोला जा रहा है। चलो पहले एलसीएम एचसीएफ का मान निकाल लेते हैं। देखो एलसीएम बराबर 65 एचसीएफ और 1 एचसीएफ, ये कितना हो गया आपका, तो कहोगे सर 66 एचसीएफ हो गया, बराबर में 1600 कितना हो गया आपका 50 है ना। 3 बार में इतना ही लगेगा, 2 बार में 5 बार में, यानी दोनों संख्या का एचसीएफ कितना हो गया, ये हो गया 25। अच्छा एलसीएम देख लीजिए, तो दोनों का योग है 1650, 1650 में से 25 घटा लीजिए, 1650 में से 25 घटाओगे यह हो जाएगा 1625। यह वह दोनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकल के आ गया। उसमें एक संख्या 125 दे रखा है, दूसरा संख्या का मान। अच्छा आप क्या जानते हो कि अगर दो संख्या का जिक्र किया जाए तो उसके लसा और मौसा का जो गुणनफल होता है वास्तविक में दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो उसके लसा और मौसा का गुणनफल कितना 1625 और गुना कितना 25, यही दो संख्या का भी गुणनफल होगा। इसमें एक संख्या से डिवाइड कर लीजिए, दूसरा संख्या का मान आ जाएगा। एक संख्या 125 है, चलो 25 से 5 बार में काटो, 5 से काट लीजिए, 5 तरीके कितना हो गया 15 है ना, 5 दूना 10 यानी 325, यानी जो दूसरा संख्या का मान है वह मान कितना हो जाएगा 325 हो जाएगा। यही तो दूसरा संख्या है। दूसरा संख्या कितना है 325 है मेरे भाई, क्या हो जाएगा 325 हो जाएगा दूसरा संख्या। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अच्छा देखो x प्लस में 1/4x बराबर 3 दे रखा है, कहता है 64x³ प्लस में 1/x³ का मान बताना है। अच्छा सोचो इस मान को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, तो यहां पर चाहिए आपको 4x, नहीं तब ने उसका क्यूब करोगे तो 64x³ होगा, और यहां पर चाहिए 1/x, यानी इस मान का आवश्यकता है। जबकि हमको उल्टा दे रखा है, हमको चाहिए 4x प्लस में 1/x, लेकिन हमको दे रखा है x प्लस में 1/4x, तो उल्टा को सुल्टा करने के लिए b/a से गुना करेंगे, यानी x प्लस 1/4x से पहले हमको प्राप्त करना है 4x प्लस में 1/x, यानी b/a से गुना करेंगे, यानी 4/x, यानी सीधा सीधी 4/1 मतलब 4, 4 से गुना कर लीजिए दोनों तरफ है। 4 से जो है सकी गुना कर लीजिए दोनों तरफ। आप देखो 4 से गुना करोगे तो यह हो जाएगा 4x प्लस में 1/x बराबर में 4 3 कितना हो गया 12। अब तो क्यूब का मामला, क्यूब कर लीजिए। अच्छा क्यूब कर लो तो यह हो जाएगा 4x प्लस में 1/x है ना का होल क्यूब। अच्छा राइट साइड में 12 का क्यूब हो गया। चलो a प्लस b का होल क्यूब, एक क्यूब यानी 64x³ b क्यूब 1/x³ प्लस में 3ab यानी 3 गुना 4x इंटू 1/x इंटू a प्लस b है ना। a प्लस b का मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो गया आपका 12, जबकि 12 का क्यूब कितना हो गया
1728 नहीं। अब देखो एक से x काट के हटा लो, अब लिखेंगे हम कि 64x³ ध्यान दीजिएगा प्लस में 1/x³ बराबर में ये हो जाएगा 1728 है ना, माइनस में देखो 4 तरह के बराबर है, कितना हो गया आपका 144 घटा लीजिए, 144 घटा लो तो यहाँ हो जाएगा कितना आपका 4 है ना 12 8 यानी 1584। क्या हो जाएगा 1584 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले हमने सोचा जिस व्यंजक का मान निकालना है उसके लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए हमको चाहिए 4x प्लस में 1/x, लेकिन हमको उल्टा दे रखा है x प्लस में 1/4x दे रखा है, तो इसको उल्टा को सुल्टा करने के लिए b बाई ए से हमने गुना किया है ना, और क्यूब का मामला है तो फिर क्यूब कर लीजिए हम। कहता है 3740 को 3 भाग में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई और तीसरे भाग का छठा अंश परस्पर क्या है बराबर है। देखिए 3 भाग एबीसी मान लीजिए। अब जो बोला गया प्रश्न में कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई और तीसरे भाग का छठा अंश परस्पर क्या है बराबर है। देखिए जब गुणात्मक भाग बराबर होता है, राशि का अनुपात गुणात्मक भाग को पलटने के बाद यानी क्या लिखेंगे 2 3 कितना लिखेंगे 6। आपसे तीसरा भाग पूछा जा रहा है, चलिए 3740 रुपया पूरा है, कितना 3740, 2 3 5 6 11। तीसरा पूछा यूनिट मान कितना 6, 11 से 3 बार में 4 बार में 0 है ना, चलिए गुना कर लीजिए तो 0 6 चौका 24 बच जाएगा कितना 2, 18 और 2 कितना हो गया 20, यानी जो तीसरा भाग है वह कितना 2040 रुपया है। तीसरा भाग कितना है 2040 रुपया है ना। दो हजार चालीस। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। कहता है 110 रुपया एक बॉक्स में होते हैं, इसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में। देखो एक बॉक्स में 110 रुपया जिसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का, 3 प्रकार का सिक्का है। और वह सिक्का किस रेशियो में है, वह सिक्का 1:2:3 के अनुपात में नहीं, 1:2:3 के अनुपात में। सिक्का संबंधित प्रश्न है। निश्चित राशि के रूप में सिक्का का मूल्य दिया 110 रुपया, क्या दे रखा है 110 रुपया दे रखा है, इसको मूल्य में कन्वर्ट करो। अच्छा 1 रुपया वाला एक सिक्का मूल्य कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 1 हो जाएगा। 50 पैसा वाला 2 सिक्का मूल्य 1, 25 पैसा वाला 3 सिक्का यानी मूल्य हो जाएगा 75 पैसा नहीं। अब देखिए मूल्य का तुलना मूल्य से, टोटल जो है बॉक्स में 110 रुपया है, अगर यूनिट को देखा जाए तो 2 दशमलव कितना 75 यूनिट का मान हुआ। 1 यूनिट का निकाल लीजिए। आपसे कहता है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, वह संख्या 2 यूनिट के तौर पर है नहीं, इसको काट लीजिए, हाँ नहीं कट जाएगा कितना 2.75 में 4 से गुना करोगे 8 3 11, तो 2.75 में 4 से करेंगे 11 यानी 40 बार में काट लीजिए। 40 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 80 नहीं, कितना हो जाएगा 80, यानी 50 पैसा के सिक्कों का जो संख्या है वह संख्या कितना मेरे भाई 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, 50 पैसा के सिक्कों का संख्या 80। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कहता ए और बी के मासिक आय इनकम के बीच का रेशियो, देखो ए और बी के इनकम के बीच का रेशियो 3 अनुपात कितना है 2, और उसके व्यय यानी खर्च एक्सपेंस के बीच का रेशियो जो है 5 अनुपात कितना है 2। अच्छा उसकी मासिक बचत जो है 200 रुपया, दोनों का प्रत्येक का मासिक बचत। अच्छा सिंपल सा बात है, आपको हम बार बार बोलते हैं कि इनकम में 2 ही चीज होता है, या तो एक्सपेंस होगा
है ना, या तो फिर सेविंग्स होगा। नहीं, या तो इनकम में, आय में व्यक्ति खर्च करता है या तो बचत करता है। तो देखो आय में दो ही चीज होता है, ये आय है और ये व्यय है। तो अगर आय से व्यय का प्राप्ति करना है तो क्या करोगे, उसमें बचत घटाना होगा। और दोनों का बचत समान है, मासिक 200 रुपया है। अब देखिए दोनों में समान राशि, घटेगा बढ़ेगा, अंतर को बराबर करेंगे। 3 2 का डिफरेंस 1, 5 2 का डिफरेंस 3, इसमें 3 से गुना कर लीजिए, है ना, इसमें 3 से गुना कर लीजिए। अब देखो कितना घट रहा है, 9 से 5 यानी कितना यूनिट घट रहा है, 4। इधर भी देखो 6 से 2 यानी कितना घटा, 4। जबकि दोनों का बचत जो है कितना, 200, यही तो घटता है। तो जो 200 घटता है वह 4 यूनिट का मान है। नहीं, देखिए आय से अगर व्यय पर जाना है तो उसमें बचत घटाना होगा, घट रहा है 4 यूनिट। जबकि प्रश्न के हिसाब से दोनों का बचत 200 है, जो 4 यूनिट का मान है। ए का मासिक आय पूछा, यही तो इनकम है 9 यूनिट के तौर पर, है ना। गुना करने के बाद गुना वाला, चलिए इसको काट लीजिए, कितना बार में, 50 बार में, है ना। यह कितना हो जाएगा, ए का जो है आपसे मासिक इनकम पूछा जा रहा है ना। गवर्निंग हुआ भाई 5 2, यहाँ 3 3 2 1 का डिफरेंस, 3 से गुना किया हमने, अच्छा 4, 50। ए का इनकम पूछा, ए का मासिक आय जो है कितना हो जाएगा आपका, 2, ये हो जाएगा 450। तो गड़बड़ आ रहा है कहीं ना कहीं, फिर से देख लेते हैं इसको। अच्छा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर रेशियो 5 2 का है व्यय वाला, हमसे लिखा गया 5 3, 5 3 का है, 5 2 लिखा गया, तो वही गड़बड़ हुआ था। देखिए आय है ये आपका और ये व्यय है। आय से व्यय में कैसे जाएंगे, बचत को घटाने के बाद समान राशि घटेगा, अंतर को बराबर करेंगे। 5 3 का डिफरेंस 2, यहाँ केवल 2 से गुना कर, यही पर गड़बड़ हुआ था, 5 2 लिखा गया था। अब देखो 6 से कितना, 5 यानी कितना घट रहा है, 1 यूनिट। इधर भी देखो 4 से 3, 1 यूनिट। और घटता क्या है, सेविंग घटता है। जो प्रश्न में कितना दे रखा है, 200। नहीं, चलिए 200 जो है 1 यूनिट का मान है। ए का मासिक आय पूछा 6 यूनिट, है ना, यानी कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 1200 रुपया हो जाएगा। ए का जो मासिक इनकम है वो इनकम कितना हो जाएगा, 1200 रुपया हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी, यही तो है। ए का मासिक आय जो है वह कितना, 1200 रुपया है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। चलिए, कहता है ए जो है एक कार्य को 20 दिनों में, अच्छा ए काम को कितना दिन में करता है, तो 20 दिन में। जबकि बी जो है काम को 24 दिन में। यहां से पूरा कार्य जुम कर लो, एलसीएम 120, इफिशियंसी सोचिए 6 और कितना हो गया, 5। अब क्या कहता है, वे 10 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर एक काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम को बी। देखिए 10 दिन तक साथ में काम किया दोनों, अच्छा दोनों के एक दिन का काम देखो, 6 5 11, 10 दिन तक किया, यही शेष काम बचा। इस शेष काम को बी कितना दिन में करेंगे, कंप्लीट करेगा, तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 5। 120 में से 110 घटाओ, 10/5, यानी शेष काम को बी जो है कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो 2 दिनों में कंप्लीट करेगा। कितना दिन में, 2 दिन में जो है कंप्लीट करेगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी जो शेष बचा हुआ काम है उसको बी कितना दिन में करेगा, तो शेष काम में बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर लीजिए, है ना, शेष काम का समय निकल के आ जाएगा। अगले सवाल की ओर आइए। कहता 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है। 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगा। अब सोचो अगर पुल को पार करेगा, है ना, तो दूरी जोड़ लेंगे, 800 प्लस में 1200, दूरी कितना हो जाएगा आपका, 2000 मीटर। नहीं, अच्छा चाल तो ट्रेन का ही चाल होगा पुल को पार करने की स्थिति में। स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में आप क्या कर लीजिए, एक्सचेंज कर लीजिए। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये कितना हो गया, 600 और ये 2000, तो 200 से 10 बार में, 200 से 3 बार में, 3 से 6 बार में, 6 में 10 से गुना कर लीजिए, यानी 60 सेकंड, क्योंकि हमने समय चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया था। 60 सेकंड का मतलब क्या हो गया, तो 1 मिनट हो गया। यानी वह रेलगाड़ी जो है 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में जो समय लेगी वह समय कितना मिनट का होगा, 1 मिनट का होगा। अगले सवाल की ओर आ जाइए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का कमी होगा, सक्सेसिव लगा दीजिए। वृत्त का एक त्रिज्या कम करोगे तो अगला अपने आप कम हो जाएगा, माइनस में 35, माइनस में 35, यह हो जाएगा माइनस में 35 गुना माइनस में 35 बटा कितना हो गया आपका 100।
यह हो जाएगा माइनस माइनस कितना हुआ आपका प्लस, माइनस 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 35 70। अब यह देखो, यह तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1225/100, यानी हो जाएगा 12 दशमलव कितना 25। चलिए घटा लीजिए, यह हो जाएगा आपका माइनस में 57.75। यह तो माइनस तो कमी को दर्शाता है, यानी 57.75% का क्या हो जाएगा कमी, नहीं 57.75% का कमी हो जाएगा। यानी इसको ठीक कर सकते हो कौन वाला, 57.3/4% का कमी, 57.3/4, 3/4 का मतलब हो जाएगा 0.75 है ना। चलिए यहां तक तो कोई कमेंट किन्हीं के द्वारा नहीं किया गया था, कहीं कोई परेशानी हो जरूर पूछिए बात को, है ना। अगले सवाल की ओर आते हैं। एक वस्तु को 5% हानि पर बेचने के बजाय, यानी पहले वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है, 5% लाभ पर अगर बेचा जाए तो व्यक्ति को 5 रुपया अधिक मिलता है पहले की अपेक्षा, विक्रय मूल्य बढ़ गया। सोचो पहले हानि होता था, अब लाभ, डिफरेंस जोड़ करके 10% बराबर 5 रुपया। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा, यानी 100% का मान आपको बताना है, यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह क्रय मूल्य कै रुपया हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा, 50 रुपीज हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यही तो वस्तु का क्रय मूल्य है, पहले हानि हुआ करता था, अब हो गया लाभ 5 रुपया बढ़ने के कारण। एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में दुगना हो जाता है, रेट पूछा है। अच्छा सोचो, अगर दुगना हो जाता है, सिंपल सा बात, अगर 1 रुपया मूलधन मानेंगे तो दुगना हो जाने का मतलब 2 रुपया मिश्रधन, तो 1 रुपया मूलधन 2 रुपया मिश्रधन, यानी ब्याज 1 रुपया, यानी 1 रुपया ब्याज है, 1 रुपया का है, 4 वर्ष में है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 25% हो जाएगा। क्या मेरे भाई 25% हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 8% दर से साधारण ब्याज, 3 साल का 8% के हिसाब से 24% हो गया, सीधा सीधा। 4,000 रुपया के 2 वर्ष के लिए 10% हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज से आधा। अच्छा 10% को ब्रेक करो, 10% को अगर ब्रेक करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल का रेट निकालोगे, पहला साल 10, अगला साल 10, साथ में 10 का इंटरेस्ट, तो 10 प्लस में 10 प्लस में 10 गुना 10/100, यानी 2 साल का 21% हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखो इधर, तो दूसरा साल का चक्रवृद्धि, दूसरा राशि का जो है, जो 4,000 है, उसका 2 साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज का बात करें तो 21% 4,000 का। अच्छा यह जो चक्रवृद्धि ब्याज का राशि है, कहता है एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 8% के हिसाब से साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दूसरा स्थिति के चक्रवृद्धि ब्याज से आधा। देखिए इसका आधा कर लीजिए, इसका आधा करोगे चक्रवृद्धि ब्याज का, या पहला स्थिति का यानी साधारण ब्याज का इंटरेस्ट है, दूसरा स्थिति के चक्रवृद्धि ब्याज से आधा। अच्छा यह साधारण ब्याज है, 3 वर्ष का 8% के हिसाब से यानी 24% हो गया। आपसे कहता है साधारण ब्याज पर रखी गई राशि, यानी 100% आपको बताना है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 100 से 100 काट के हटा लो, है ना। अब देखिए यहां से काट लीजिए, 2 से कट जाएगा आपका कितना बार में, यह कट जाएगा 2000 बार में। 7 त्रिक 21, 8 त्रिक कितना हो गया 24, 8 से काट लीजिए, है ना, 8 दूना 16, यानी कितना बार में 250 बार में कट जाएगा। अच्छा 25 गुना 7 175, यानी 1750 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1750 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी साधारण ब्याज वाला का प्रिंसिपल आपको बताना था, साधारण ब्याज वाला का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1750 रुपया हो जाएगा। पहला स्थिति यानी साधारण ब्याज का जो ब्याज है, साधारण ब्याज वाला वह चक्रवृद्धि ब्याज वाला का आधा है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला का आधा कर लीजिए, वह साधारण ब्याज है 24% का मान है, प्रिंसिपल पूछा 100%। अगले प्रश्न पे आते हैं। 8 व्यक्ति की एक टीम जो है वह तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लेता है। कितना व्यक्ति का टीम, 8 व्यक्ति का। सबसे अच्छे तीरंदाज ने 85 अंक प्राप्त किया, अगर 92 प्राप्त किया होता तो टीम का औसत प्राप्तांक 84 होता। अब सोचो टीम का औसत प्राप्तांक 84 होता, यानी जोग कितना होता 84 गुना कितना 8, औसत 84 यानी जोग 84 गुना 8। लेकिन ऐसा तब संभव होता जो सबसे बेहतर था, है ना, वह 92 अंक प्राप्त किया होता तब।
लेकिन वो लाया कितना है, 92 नहीं ला करके 85, यानी 7 कम लाया है, तो 7 घटा लीजिए। यहाँ पर 8 व्यक्ति का टीम है, 7 में किसी तरह का कोई परिवर्तन का बात किया ही नहीं जा रहा है, परिवर्तन केवल एक के साथ, जो सबसे बेहतर तीरंदाज है ना, उसी का चर्चा किया जा रहा है। अगर वह 92 लाता तो टीम का औसत 84 होता, यानी जो कितना होता, कब, जब 92 लाता तब लाया कितना, 85, 7 कम लाया, 7 घटा लीजिए। चलिए यह हो जाएगा आपका 32 और 640, यानी 672 माइनस में 7 कितना हो जाएगा आपका 665, यानी टीम का जो प्राप्तांक है वह प्राप्तांक कितना हो जाएगा 665, नहीं 665 हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। मैथ्स का आखिरी प्रश्न है, देखो क्या कहता है। 5 प्रेक्षण, प्रेक्षण मतलब क्वांटिटी का बात किया है, संख्या का बात किया है। 5 प्रेक्षण का माध्य 20 है, एक और नए प्रेक्षण को अगर जोड़ दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, एक और नए प्रेक्षण को अगर जोड़ दिया जाए तो औसत 2 बढ़ जाता है। जोड़े गए छठे प्रेक्षण, अच्छा 5 गो का औसत 20, हम क्या सोचेंगे, छठा भी अगर 20 ही होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब जोड़ा जाता है तो औसत बढ़ जाता है। ज्यादा लेके आए, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, पहले 5 गो था, एगो जोड़ा गया, कितना हुआ 6, औसत में परिवर्तन 2 का, 20 प्लस में 12, यानी छठा प्रेक्षण का मान कितना है 32, नहीं कितना हो जाएगा 32। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी, यही तो छठा प्रेक्षण का मान है। अगले सवाल की ओर आ जाइए। अब रीजनिंग का प्रश्न है, देखिए मास्टर्स का कोड, मास्टर का कोड दिया गया, पाउडर का कोड आपसे पूछा, कैसे कोड किया है समझो। अच्छा एम का कितना होता है 13, ए का 1, एस का 19, टी का 20, ई का 5, आर का 18, यानी पोजीशन को सिंगल अंक के रूप में कन्वर्ट कर लेना है जोड़ करके। जैसे एम का 13, ए का 3, 4, ध्यान दीजिएगा, ए का 1 जो सिंगल अंक में सिंगल, एक्स का 19, ए का 9, 10, फिर उसको जोड़ दिया, ए का 0, 1 है ना। चलिए फिर देखो यह हो जाएगा 2 0 2 है ना, 5 1 और 8 9, यानी जो डबल अंक के रूप में आ रहा है पोजीशन, उसको जोड़ करके सिंगल अंक में कन्वर्ट किया गया। अच्छा पी का 16, तो 6 1 कितना हो जाएगा 7, ओ का 15, ए का 5 6, डब्ल्यू का 23, 2 3 5, डी का 4, ई का 5, आर का 18, 1 और 8 9, 7 6 5 4 5 9, 7 6 5 4 5 9, ऐसा ऑप्शन देख लो 7 6 5 4 5 9, ऑप्शन नंबर डी, यानी पोजीशन को सिंगल अंक में जोड़ करके कन्वर्ट कर लेना है। आगे आइए, कहता है 12 जनवरी 1980 को शनिवार है, 12 जनवरी 1979 को पूछा, एक साल पीछे जाना है, नहीं सेम डेट में जब अगला साल जाते हैं तो उसमें आपको क्या बताए हैं कि आप देखोगे कि अगर उसके बीच में आप साधारण वर्ष के फरवरी को क्रॉस करके अगला साल जा रहे हो तो एक दिन बढ़ता है आपका, जबकि अगर आप लीप वर्ष के फरवरी को क्रॉस करके अगला साल जाते हो तो 2 दिन बढ़ता है। तो 12 जनवरी 1979 से 12 जनवरी 1980 में जाएंगे तो फरवरी किसका आएगा, अभी फरवरी 1980 का नहीं आ रहा है, 1980 लीप वर्ष है, लेकिन फरवरी अभी कहां आ रहा है इसका, अभी तो फरवरी इसके बीच में इसी का आएगा, तो फरवरी इसका आएगा, और यह एक साधारण वर्ष है, यानी एक दिन बढ़ा है तो एक दिन पीछे जाएंगे, शनिवार में एक दिन पीछे जाएंगे, उत्तर हो जाएगा शुक्रवार। क्या हो जाएगा, शुक्रवार। अगले सवाल की ओर आइए। 16 मिनट में मिनट की सुई और घंटे की सुई की अपेक्षा कितने डिग्री आगे हो जाएगी, मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा कितने आगे चली जाएगी। अब सोचो अगर बात किया जाए घंटा की सुई का, घंटा वाला सुई जो है 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाता है, मिनट वाला सुई जो है 1 मिनट में 100 डिग्री का कोण बनाता है। अगर 1 मिनट में दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो 5.5 डिग्री का है, यानी मिनट वाला 5.5 डिग्री ज्यादा चल जाएगा घंटा की सुई की अपेक्षा। तो 16 मिनट में कितना जाएगा, है ना, कितना ज्यादा जाएगा, 16 85 और 8 कितना हो जाएगा आपका, तो 88 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 16 मिनट में जो है घंटे की सुई की अपेक्षा मिनट की सुई जो है वो 88 डिग्री का कोण ज्यादा बनाएगा, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आई। 22 का प्रश्न कहता 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। अब देखो जो निकटवर्ती फलक पर होता हुआ तो कभी विपरीत होता नहीं है, तो 3 के निकटवर्ती फलक पर 1 6 तो कभी होगा नहीं, 2 5 होबे नहीं करेगा। अब आपके पास 5 होबे नहीं करेगा, विकल्प क्या बचा आपके पास 4 का, नहीं तो 4 हो जाएगा, जो निकटवर्ती फलक पर होगा विपरीत फलक पर नहीं होगा। दूसरा तरीका 6 1 इसमें भी कॉमन है, 6 1 इसमें भी कॉमन है, काट के हटा लीजिए, यानी 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए आखिरी सवाल,
कहा था लड़कों की किसी कतार में यानी पंक्ति में गणेश का स्थान बाएं से 12वां, राजन का स्थान दाएं से 15वां। यदि दोनों स्थान अपना बदल लेता है एक दूसरे से, तब राजन का स्थान दाएं से 20वां होता है। कक्षा में कुल कितने लड़के हैं? अच्छा, टोटल बताना है। इंटरचेंज रैंकिंग में टोटल निकालने के लिए वैसे व्यक्ति का P1 P2 लेके चला जाता है जिसका कि परिवर्तन के बाद एक नया क्रमांक दिया जाए। परिवर्तन के बाद किसका दिया? राजन का। राजन का स्थान दाएं से कितना होता है? 20। जब परिवर्तन करेंगे, है ना, तो राजन किसके जगह पर जाएगा? राजन जाएगा गणेश के जगह पर, और गणेश का स्थान बाएं से कितना था? बाएं से 12। चलिए घटा लीजिए, दोनों पोजीशन आ गया राजन का, दाएं से 20, बाएं से 12, 32 में से एक चला गया, यानी 31, 31 हो जाएगा। यानी कतार में कुल लड़कों का संख्या कितना है? 31 मेरे भाई। तो यह था आपका मॉक टेस्ट नंबर कितना था? 22, है ना। ऐसा ही आप दोस्तों में, है ना, भाई बहन में सभी लोग जगह जो भी पढ़ने वाले लोग हैं, जिनका भी एग्जाम है अभी, चाहे झारखंड से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, हर एक एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट जो है आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। ऐसा ही दोस्तों को शेयर करते रहिए, सभी कजन को भी शेयर करते रहिए जो भी पढ़ने वाले हैं, ताकि सब लोग जुड़े और सब लोग फायदा उठा पाए। और हम लोग का मुलाकात जो है अब मॉक टेस्ट नंबर 23 में मंडे को होगा। हम बोल चुके हैं आपको कि बुध, बृहस्पति, शुक्र, ये 3 दिन आपका छुट्टी होगा, है ना। ऐसा नहीं, कोई हड़बड़ाने वाला बात नहीं, आपको मौका है। तब तक आप पीछे के मॉक टेस्ट का रिवीजन कीजिए। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको तो और भी मौका है, 3 दिन की मोहलत है आपके पास, पीछे के मॉक टेस्ट का रिवीजन कर लीजिए। मंडे से वापस 3 दिन हमको कुछ कारणवश जो है हम यहाँ उपस्थित नहीं होंगे, इसलिए आपका 3 दिन जो है क्लास आपका बंद होगा। वापस मंडे को मुलाकात होगा मॉक टेस्ट नंबर 23 के साथ। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।